दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा यानी पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ द बाबर्स इन्वेजन। दोस्तों ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चंस हमारे लिए बन जाते हैं। हमारे एग्जाम में इससे कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इसी बुक से लिए गए होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको मेक श्योर लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों हम बात करते हैं बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा क्या थी। ये तो आपको पता ही है कि उस समय हमारे भारत की राजनीतिक दशा बहुत ही शोचनीय थी, क्योंकि हमारा भारत जो था बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। और उस समय उससे पहले महमूद गजनबी भी 1024 ईस्वी में आया था भारत में, ये भी आपको पता ही है। और मोहम्मद गौरी भी आया था, और जो गुलामों को भारत में छोड़ गया, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने गुलाम वंश की स्थापना की, यानी जो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान हुआ और जिसने कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट कराया। हालांकि कुतुब मीनार को तो इल्तुतमिश ने बनाया, वो अलग का मैटर हो गया। फिर भी ये कुछ क्वेश्चंस जो हमारे हम जैसे जैसे इसको वीडियो में बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस हमारे बीच बीच में आते जाएंगे, और ये बीच बीच वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों और इसके बाद क्या हुआ, जिस प्रकार 11वीं व 12वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिनमें अत्यधिक पारस्परिक ईर्ष्या व द्वेष की भावनाएं थी, ये भी था। अब इसका तो फायदा मुगलों ने उठाया ही था। मुगलों के पहले इसका फायदा गजनबी और गौरी ने भी उठाया था। आपको ये तो पता ही होगा कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ, किसमें पृथ्वीराज चौहान को विजय हुई, किसमें मोहम्मद गौरी को विजय हुई, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। फिर भी हम आगे देखते हैं इसमें। अब क्या था, अंतर केवल इतना था कि महमूद गजनबी व गौरी के आक्रमण के समय राजपूत राज्य विद्यमान थे, क्योंकि उस समय राणा सांगा जैसे राजपूत थे और वो बहुत ही पावरफुल थे उस समय। किंतु बाबर का सामना अफगानों व राजपूत दोनों से हुआ था। इस प्रकार बाबर के भारतीय अभियान के समय भारत की स्थिति विदेशी आक्रांताओं के लिए पूर्णतः उचित थी, क्योंकि उस समय आकर कोई भी भारत पर आकर शासन कर सकता था। तत्कालीन भारतीय स्थिति के विषय में लेनपुल ने क्या लिखा है वो देखो। विजेताओं की जाति अशांतिकारियों की एक भीड़ के रूप में संगठित हो गई थी, जो राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए परस्पर लड़ते रहते थे, परंतु राज को संभालने की क्षमता किसी में ना थी। आगे दोस्तों बात करते हैं कि भारत के तत्कालीन शासकों ने तैमूर के आक्रमण से भी सबक ग्रहण नहीं किया था, क्योंकि तैमूर आया था और तैमूर के ही वंशज कौन थे, बाबर। तैमूर का वंशज था बाबर, तो उससे भी सबक ग्रहण नहीं किया। 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण कर अपार धन संपत्ति लूटी तथा भारत में विद्यमान रही सही व्यवस्था को समाप्त भी कर दिया। तैमूर के आक्रमण के बाद भी कोई परिवर्तन ना हुआ तथा तत्कालीन शासकों ने पारस्परिक ईर्ष्या को भूलकर संगठित होने का प्रयास ना किया। दोस्तों हमारे भारत के जो शासक थे उस समय वो विलासिता में लिप्त थे, वो कोई भी नई चीज़ को ग्रहण नहीं करना चाहते थे, और इसका ही फायदा मुगलों ने भी उठाया, इसका ही फायदा गजनबी और गौरी ने भी उठाया था। वो मुगल जब आए थे भारत में तो उन्होंने सबसे पहले बारूद का इस्तेमाल किया था, और जो उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। और आगे दोस्तों क्या है इसमें, इब्राहिम लोदी का चाचा था आलम खां, और आलम खां ने ही बाबर को आमंत्रित किया भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो दोस्तों बाबर ने स्वयं ही भारत की तत्कालीन स्थिति के विषय में लिखा है। उसके अनुसार भारत की राजधानी दिल्ली है। सुल्तान शाहउद्दीन गौरी के समय से सुल्तान फिरोज शाह तक हिंदुस्तान का अधिकांश भाग दिल्ली के बादशाह का अधीन था। जब मैंने इसे जीता तो यहाँ 5 मुसलमान और 2 काफिर शासकों का राज्य था। यूं तो पहाड़ी व जंगली प्रदेशों में अनेक छोटे छोटे राजा थे, परंतु बड़े ये 5 ही थे। ये बाबर ने अपने एक बुक में लिखा है, और इसने ये एक्सप्लेन भी किया है कि क्या स्थिति थी उस समय भारत की। दोस्तों इस पेज पर इतना ही एक्सप्लेनेशन है। अगली वीडियो में जब हम आएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके एक्सप्लेनेशन के साथ आपको लेकर आएंगे। दोस्तों ये पार्ट था 2
बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते हैं, थैंक यू वेरी मच।